हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मौर्यकालीन इतिहास के बारे में और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण वंश के बारे में, कर्ण वंश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कर्ण वंश। कर्ण वंश के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और कर्ण वंश जो है वो काफ़ी छोटा है। इसके शासकों के नाम हमको जानने हैं और उसके बाद हम सातवाहन वंश को जानेंगे। तो कर्ण वंश में कुल कितने शासक हुए? तो कर्ण वंश में कुल 4 शासक हुए। ठीक है, कर्ण वंश में कितने शासक हुए? तो कर्ण वंश में 4 शासक हुए थे और इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था? इन्होंने 45 वर्षों तक 45 वर्षों तक शासन किया था 4 शासकों के द्वारा। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक था वसुदेव। ठीक है, लिखना है कर्ण वंश का संस्थापक ठीक है कौन था? तो वसुदेव था। तो कर्ण वंश 4 शासक हुए, 45 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। तो इस वंश का शासक कौन था? वसुदेव था। वसुदेव के द्वारा इस वंश की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। ठीक है, आप देखिए और कौन कौन से शासक हुए। तो इसमें भूमिमित्र हुआ। कौन कौन शासक हुए? नंबर 2 पर भूमिमित्र हुआ। नंबर 3 पर जो शासक था उसका नाम क्या था? नारायण। ठीक है, क्या नाम था? नारायण। तो पहला शासक वसुदेव, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण और चौथा कौन हुआ? सुकर्मा हुआ। ठीक है, चौथा शासक कौन हुआ? तो चौथा शासक होता है सुकर्मा। ठीक है, तो इसमें 4 शासक हो गए टोटल और ये जो सुकर्मा होता है ये इस वंश का क्या होता है? अंतिम शासक होता है। ठीक है, तो कर्ण वंश में 4 शासक हुए, 45 वर्षों तक जिन्होंने क्या किया? शासन किया। कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव को माना जाता है। इसके बाद भूमिमित्र, इसके बाद नारायण और इसके बाद सुकर्मा क्या बनता है? इस वंश का शासक बनता है। ठीक है, तो कर्ण वंश से संबंधित ये 4 शासक थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए ये जो अंतिम शासक होता है इसका सुकर्मा, तो इसकी हत्या कर दी जाती है सातवाहन वंश के संस्थापक सीमक के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जोड़ देना सुकर्मा की हत्या शिमुक। शिमुक कौन था? जो आने वाला वंश है जिसे हम पढ़ेंगे उसका संस्थापक। ठीक है, तो ये हो गए कर्णवंश। 4 शासक, 45 वर्ष। कर्णवंश का संस्थापक वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुकर्मा। ठीक है, तो ये कर्णवंश हो गया। इसके बारे में आपको इतनी ही जानकारी ध्यान रखनी है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अगले वंश यानी कि सातवाहन वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को मैंने आपने बताया कि सुकर्मा की हत्या कर दी जाती है
तो उसके बाद सातवाहन वंश की क्या रखी जाती है, नींव रखी जाती है। आपको ये जानना होगा कि सातवाहन वंश में, सातवाहन वंश का नाम सातवाहन होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, तो सातवाहन का अर्थ होता है सिंह है जिनकी सवारी। ठीक है, क्या है, सिंह है जिनकी सवारी। अब सिंह है जिनकी सवारी, इसके अलावा जो सातवाहन वंश है वो प्राचीन भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला भी वंश है। ये भी तुमको याद रखना है। प्राचीन भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश। ठीक है, तो प्राचीन भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, सातवाहन वंश है। ठीक है, इसका संस्थापक तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी बताया है। इसका संस्थापक सिमुक होता है। ठीक है, कौन होता है, सिमुक होता है। चलिए, तो सिमुक उसका संस्थापक होता है। सातवाहन का अर्थ होता है सिंह है जिनकी सवारी। और प्राचीन भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला क्या होता है, ये शासक होता है। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक इस वंश का, ठीक है, सातवाहन वंश में के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था सातकर्णी द्वितीय। कौन था, सातकर्णी सेकंड। सातकर्णी सेकंड इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। बात समझ में आई आप लोगों को कि सातवाहन वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसके द्वारा सर्वाधिक समय तक क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। तो वो शासक कौन था, सातकर्णी सेकंड था। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब आप लोगों को यह जानना है कि इनकी जो राजधानी थी वो थी धान्यकटक। ठीक है, तो सातवाहन वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, धान्यकटक। अब इसका अर्थ क्या है, हमने तो नाम नहीं सुना धान्यकटक का, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा अमरावती का। किसका, अमरावती का नाम सुना होगा। तो ये क्या है, इसकी प्रारंभिक राजधानी मानी गई है। ठीक है, कौन सी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी। अब इसकी प्रारंभिक राजधानी मानी गई है तो फिर आप लोगों के मन में स्वाभाविक है प्रश्न आएगा कि फिर प्रारंभिक राजधानी के बाद जो राजधानी बनी वो कौन सी बनी, तो वो बाद में सातकर्णी प्रथम के समय प्रतिष्ठान बन जाती है। ठीक है, कौन सी राजधानी बनती है, प्रतिष्ठान। कौन बनाता है इसको राजधानी, तो सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी प्रथम के द्वारा इसको राजधानी बनाया जाता है। प्रतिष्ठान को पैठन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बात समझ में आई। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। सिमुक यानी कि सातवाहन का अर्थ क्या होता है, सिंह है जिसकी सवारी। प्राचीन भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा है ये। इसके बाद सातकर्णी सेकंड जो है वो इस वंश का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला रहा है। और धान्यकटक क्या रही है, अमरावती की प्रारंभिक राजधानी रही है। इसके अलावा प्रतिष्ठान इनकी बाद में सातकर्णी प्रथम जब शासक बनता है तो ये राजधानी को बदल के
प्रतिष्ठान कर लेता है। तो ये जो सब कुछ है वो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को मालूम होगा कि सातवाहन वंश के जितने भी शासक हुए हैं वो क्या करते थे, अपने नाम के साथ माता का नाम भी क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसलिए मात्र नाम का इस्तेमाल करने वाले ये शासक रहे हैं। तो ये आपको नोट डाउन करना है। सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक अपने नामों के साथ, अपने नामों के साथ मात्र नाम का प्रयोग करते थे। मात्र मतलब माता। ठीक है, मात्र नाम का प्रयोग करते थे। क्या करते थे, मात्र नाम का प्रयोग करते थे, जो भी उनकी माता का नाम होता था। ठीक है, तो सातवाहन वंश के अंतर्गत हमने पढ़ लिया कि ये लोग क्या करते थे, मात्र नाम का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इसके अलावा इनकी जो भाषा थी, तो सातवाहनों की भाषा महाराष्ट्रीय प्राकृत। कौन सी भाषा थी, तो इनकी जो भाषा है वो थी महाराष्ट्रीय प्राकृतक। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को। तो सातवाहन वंश के जो राजा हुए उनके द्वारा जो प्रयोग की गई भाषा थी वो कौन सी थी, सातवाहन प्राकृतिक इनकी भाषा थी। और इनके जितने भी लेख प्राप्त हुए हैं, उनके जो अभिलेख थे उनके ऊपर जो भाषा होती थी वो कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती थी, तो वो प्राकृत भाषा जो है वो प्रयोग में की जाती थी। बात समझ में आई। राजकीय भाषा महाराष्ट्रीय प्राकृतिक और अभिलेखीय भाषा प्राकृतिक। ठीक है, अभिलेखीय भाषा, अभिलेखीय भाषा प्राकृत थी। क्या थी, अभिलेखीय भाषा प्राकृत थी। तो सातवाहन वंश में आप लोगों को मालूम चल गया इनकी भाषा के बारे में। ठीक है, अब देखिए सातवाहन राजाओं की सबसे बड़ी सूची कहाँ मिलती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची, सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। कहाँ मिलती है, मत्स्य पुराण में। ठीक है, तो इनसे सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है मत्स्य पुराण में। बात समझ में आई, कहाँ मिलती है, मत्स्य पुराण में मिलती है। चलिए अब आगे देखिए, तो ये हमने बता दिया। इसके बाद अब शासकों के बारे में बात करते हैं और पहला शासक सिमुक के बारे में बात करेंगे। अगर तुमने ये लिख लिया है तो हम इसको मिटाएं। ठीक, तो महाराष्ट्रीय प्राकृतिक भाषा का ये लोग प्रयोग करते थे। अभिलेखीय भाषा जो थी प्राकृतिक थी। और सातवाहन शासक है इनकी जो जानकारी है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। सबसे लंबी सूची का उल्लेख क्या है, यहीं से होता है। अब देखिए बात करते हैं सिमुक की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिमुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिमुक के द्वारा ही सुकर्मा की हत्या करके शासन स्थापित किया गया था। इसलिए इस वंश का पहला शासक कौन है, सिमुक है। शासन अवधि के बारे में बात करें
तो 230 ईसा पूर्व, कब से? 230 ईसा पूर्व से इसका शासन क्या होता है? आरंभ होता है, शुरू होता है। अब देखिए, ठीक है, इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो नानाघाट अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? नानाघाट अभिलेख से। अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। तो नानाघाट अभिलेख से क्या मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है। अब आप लोग सोचोगे साहब नानाघाट अभिलेख के बारे में बता दिए, लेकिन लिखा किसने? तो नानाघाट अभिलेख जो है वो नागनिका ने लिखा था। इसके बारे में आगे बताएंगे, नागनिका के बारे में विवरण। तो नानाघाट अभिलेख से इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और नानाघाट अभिलेख में सबसे पहले भूमि दान का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिमुक के द्वारा जो सिमुक था, इसके द्वारा 23 वर्ष तक क्या किया गया? शासन किया गया। तो लिखना है 23 वर्षों तक, 23 वर्षों तक सिमुक के द्वारा शासन किया गया, शासन किया गया, ठीक है। आप लोग अनुमान लगा सकते हो यहां से। तो कब तक किया गया इसके द्वारा? 230 ईसा पूर्व से लेके और 207 ईसा पूर्व तक इसके द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है, ठीक है। इसने क्या किया? जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। जैन एवं बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। क्या कराया? निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? तो जैन एवं बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया जाता है। अब देखिए, उसके बाद इसको पुराणों में क्या बोला गया है? आंधवृत्य, ठीक है। क्या बोला गया है इसको? आंधवृत्य बोला गया है। आंधवृत्य बोला गया है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्या होता है? अपने शासन के अंतिम वर्षों में ये दुराचारी हो जाता है, सही से व्यवहार करना छोड़ देता है लोगों के साथ और बेवजह लोगों को परेशान करने लगता है। इस कारण इसकी क्या कर दी जाती है? यहां पे लिख रहा हूं मैं, शासन के अंतिम वर्षों में यह दुराचारी हो जाता है, यह दुराचारी हो जाता है, जिसके कारण इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, क्या कर दी जाती है? इसकी हत्या कर दी जाती है। तो आप लोगों को मालूम है 23 वर्ष तक शासन किया था 230 ईसा पूर्व से, तो इसमें से आप लोग माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इसकी हत्या की तिथि आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को सिमुक के बारे में? चलिए, इसके बाद क्या होता है? इसकी हत्या कर दी जाती है। इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो उसके बाद इसका जो भाई होता है कृष्ण या कान्हा, ठीक है, इसका जो भाई होता है कृष्ण या कान्हा, वो क्या बनता है? शासक बनता है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं।
अब देखिए ये बात आपको जोड़ देनी है अलग से, ठीक है, क्या कर देनी है, अलग से जोड़ देनी है कि जब सिमुक की हत्या कर दी जाती है तो इसके बाद जो शासक है वो बनता है कृष्ण, ठीक है। कृष्ण या कान्हा इसका नाम था। सिमुक की हत्या के बाद इसका भाई शासक बना, ठीक है। इसके हत्या के बाद इसका जो भाई था सिमुक, ये क्या बनता है, वो कृष्ण, ये क्या बनता है, शासक बनता है। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है कि ये शासक बना, तो नासिक अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है, नासिक अभिलेख से इस बात की क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। और नासिक में क्या किया गया था, एक गुहा का निर्माण किया था, ठीक है, श्रमण के द्वारा। नासिक में एक गुहा का निर्माण किया गया। क्या किया गया, सिमुक के द्वारा शासन श्रमण के द्वारा नासिक, इसके शासनकाल में, ठीक है, इसके शासनकाल में इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया, श्रमण के द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है। अब चलिए इसको मिटाते हैं और अब बात करने वाले हैं हम सातकर्णी प्रथम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करने वाले हैं, सातकर्णी प्रथम के बारे में बात करेंगे। सातकर्णी फर्स्ट, ठीक है, सातकर्णी प्रथम के बारे में बात करेंगे और सातकर्णी प्रथम की जो शासन व्यवस्था है उसको हम समझेंगे। देखिए सातकर्णी प्रथम जो होता है वो एक बड़ा शासक होता है और इसके द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो धारण की गई थी प्रतिष्ठानपति के नाम से, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुछ ना कुछ, प्रतिष्ठानपति, मैंने राजधानी के बारे में बताया था तब आपको याद आ गया होगा। तो सातकर्णी प्रथम जो है वो कौन सी उपाधि धारण करता है, प्रतिष्ठानपति की उपाधि धारण करता है। इसके अलावा श्री सात, किसकी उपाधि धारण करता है, श्री सात। और इसके अलावा कौन सी उपाधि धारण करता है, तो इसके अलावा दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण करता है, दक्षिणाधिपति। देखिए तो कितनी उपाधि, प्रतिष्ठानपति, श्री सात, दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण करता है। इसके अलावा एक और उपाधि धारण करता है, अप्रतिहत चक्र का एक चालक। ठीक है, तो ये उपाधियां इसके द्वारा क्या की जाती है, धारण की जाती हैं। अब इसके द्वारा धारण की गई उपाधियां काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा श्री की उपाधि धारण करने वाला ये क्या था, प्रथम सातवाहन शासक था। किसकी उपाधि, श्री। की उपाधि धारण करने वाला, की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। करने वाला यह पहला शासक था। बात समझ में आई? कौन कौन सी उपाधि हो गई, प्रतिष्ठानपति की हो गई, श्री सात की हो गई, दक्षिणाधिपति की हो गई, अप्रतिहत चक्र का चालक की उपाधि हो गई। तो ये इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां जो हैं वो क्या की जाती हैं,
धारण की जाती हैं। ठीक है, इसने क्या किया था आपको मैंने बता दिया, प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोग लिख लेना कि सातकर्णी प्रथम के द्वारा राजधानी को परिवर्तन करके प्रतिष्ठान को राजधानी क्या किया गया, स्थापित किया गया। प्रतिष्ठान, ठीक है, यहीं पे इसलिए बोला गया प्रतिष्ठानपति, प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। को क्या बनाया, राजधानी बनाया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सातकर्णी प्रथम क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। सातकर्णी प्रथम के द्वारा शासक बनते ही ये सातवाहन वंश की जो उन्नति होती है उसका क्या करता है, विकास करता है। क्योंकि ये किसका पुत्र था, सिमुक का पुत्र था। ठीक है, क्योंकि सिमुक के बाद कृष्ण शासक बना था, लेकिन ये पुत्र किसका था, सिमुक का पुत्र था। बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा किसका पुत्र था, ये सिमुक का पुत्र था। इसके द्वारा किससे शादी की गई, नागनिका से शादी की गई थी। आप लोगों को मालूम है नागनिका जो थी वो क्या थी, नानाघाट अभिलेख की क्या है, राइटर है। तो नागनिका के द्वारा इससे क्या किया, नागनिका के साथ क्या किया गया, विवाह किया गया। नागनिका के साथ विवाह किया गया, के साथ विवाह किया गया। और नागनिका ने कौन सा अभिलेख लिखा है, नानाघाट अभिलेख। तो याद रखना है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देने वाला लेख कौन है, नानाघाट अभिलेख। इसके अलावा जो नानाघाट अभिलेख है इसमें भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले भूमिदान का उल्लेख कहाँ मिला, तो नानाघाट अभिलेख में मिला। किसके द्वारा रचित है, नागनिका के द्वारा रचित है। नागनिका ने किससे शादी की थी, सातकर्णी प्रथम के द्वारा क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नागनिका और सप्तकर्णी प्रथम ने अपने नाम के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। तो लिखना है इसी में, नागनिका एवं सप्तकर्णी फर्स्ट के साथ सिक्के भी छापे गए। इसमें खासियत क्या था, इसमें खासियत है एक और कौन है, सप्तकर्णी है, दूसरी ओर नागनिका है, बीच में एक क्या था, घोड़े का चित्र बना हुआ था। ठीक है, इस प्रकार एक ओर उसमें सातकर्णी और दूसरी ओर उसमें नागनिका और बीच में क्या बना हुआ था, बीच में घोड़े का चित्र बना हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार क्या चलाया गया, सिक्कों का प्रचलन चलाया गया। ठीक है, इसके अलावा कहाँ गया, ये रहा सप्तकर्णी जो प्रथम था, इसने मालवा पर क्या किया था, अधिकार किया था। तो आपको जोड़ना है, मालवा पर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की, क्या प्राप्त की, मालवा पर इनके द्वारा विजय प्राप्त की जाती है। चलिए अब इसकी क्या है, शीघ्र ही क्या हो जाती है, शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के समय
इसके जो बेटे थे वो काफ़ी छोटे थे, उनके नाम थे वेदश्री और शक्तिश्री। ठीक है, क्या नाम थे? वेदश्री और शक्तिश्री। ठीक है, ये क्या होते हैं? काफ़ी छोटे होते हैं और इनकी मृत्यु के बाद जो वंश है, सातवाहन वंश है, वो क्या चला जाता है? अंधकार में चला जाता है। तो ये जो मैंने कराया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।